हरे कृष्ण। तो अमित शाह जी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग में बताए हैं कि इलीगल माइग्रेंट के साथ कैसे व्यवहार करना है। उन्होंने अपने सिक्योरिटी एजेंसी को डायरेक्ट किया है कि तुम कान खोलकर ध्यान से सुन लो, एक एक घुसपैठियों को ढूंढो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, सभी को आइडेंटिफाई करो और 3D से काम करो। 3D का मतलब पहले डिटेक्ट करो, ठीक है भाई, डिटेक्ट करो, फिर डिलीट करो यहां से, फिर इनको अपने एरिया में भेज जहां से आए हैं, डिपोर्ट कर दो। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट 3D काम करेगी। इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। तो जबरदस्त आर्टिकल छपा है। तो बात करेंगे डिटेल्स में कि लीगल इलीगल माइग्रेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, फिर माइग्रेंट्स वर्सेस रिफ्यूजी में क्या डिफरेंस होते हैं, यूएन का क्या प्रोविजन है, हमारा कानून क्या कहता है, डिटेल में बात करेंगे, बने रहिए। तो बात करते हैं। फर्स्ट ही पॉइंट आया है हमारा, लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स में एक डिफरेंस। लीगल मतलब क्या होता है, जो कानूनी रूप से हो। तो लीगल माइग्रेंट्स ये बताता है कि जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वो लीगल है। वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर अगर इंडिया में स्टे कर रहा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन जो चोरी छुपे आया है, बॉर्डर्स के तारों से नीचे छुप कर आया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इलीगल है, इलीगल माइग्रेंट्स है, उनके साथ हम एक्शन लेंगे भाई, कोई मर्जी नहीं दिखाया जाएगा। मोदी गवर्नमेंट है, हम नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारे लोगों पर आज चाहे हमारे देश में अशांति फैले, नहीं चाहते। ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट है, पूर्व गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसा काम करते हैं कि बाहर के लोगों को शरण देते हैं वोट बैंक के लिए, चाहे वो दीदी का सरकार हो, चाहे केजरीवाल का सरकार हो। तो ऐसे ऐसे आरोप लगे। तो इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि चांसेस बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है इलीगल माइग्रेंट का, क्योंकि इनके साथ जो बॉर्डर शेयर होता है 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। और ये ऐसा बॉर्डर है, नॉन पोरस बॉर्डर इसको कहते हैं। जैसे इंडिया नेपाल का बॉर्डर होता है ना, कि जब इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो गई थी तो इंडियन के लोग नेपाल में जाकर पेट्रोल भरा लेते थे, इतना फ्रेंडली नेचर चलता था। लेकिन जब से बांग्लादेश ये सब कट्टरपंथी किया है, तब से हम लोग और स्ट्रिक्ट हो गए। पहले से भी स्ट्रिक्ट थे और स्ट्रिक्ट हो गए। तो जो पोरस जो बॉर्डर है ना, उस पोरस बॉर्डर को फिल कर देना है। इसीलिए अमित शाह जी ने फिल कर दिया है कि 3232 किलोमीटर बॉर्डर्स को, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को फेंस्ड कर दिया। लो, तार की तार लगा दिए हैं कि अब आ ही नहीं सकते हो। करंट वाली तार जो होती है ना, वो तार लगा दिए ऐसे ना कि आप पास ही नहीं कर सकते, ब्लॉक। क्योंकि रिलेशन अच्छा नहीं है। आपके घुसपैठी आकर यहाँ तहलका मचाते हैं, हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालते हैं, रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट डालते हैं, हम नहीं चाहते रखने के लिए उनको। अब बांग्लादेशी से आने वाले घुसपैठे इलीगल माइग्रेंट्स रह कहाँ रहे हैं, तो ज्यादा 94% चांसेस हैं इस एरिया में। वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 94% शरणार्थी इधर ही रहते हैं। क्यों? नियर बाई कंट्री एरिया है, नियर बाई स्टेट है ना, बांग्लादेश के नियर ही तो है सब, तो इधर ही रह जाते हैं। दिल्ली कम आ पाते हैं। लेकिन दिल्ली में आए हैं रोहिंग्या। रोहिंग्या बहुत रहते हैं, म्यांमार से रोहिंग्या आते हैं इधर से। म्यांमार इधर है ना, तो इधर से आएंगे, पानी उन्हें शिप से यहाँ से प्लान किए थे, शिप से आए होंगे या इधर एरिया से आए होंगे। तो ऐसे आकर दिल्ली में बसे थे, रोहिंग्या बहुत दिल्ली में थे। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि इलीगल माइग्रेंट वर्सेस रिफ्यूजी में क्या डिफरेंस है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, क्योंकि बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इलीगल माइग्रेंट तो पता कर दें जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं, वो इलीगल माइग्रेंट है। लेकिन रिफ्यूजी किसे कहते हैं? रिफ्यूजी उसे कहते हैं कि अ पर्सन हु सीक्स प्रोटेक्शन इन अनदर कंट्री, उसके कंट्री में कोई वायलेंस एक्टिविटी हुआ हो, कंफ्लिक्ट हुआ हो, सीरियस डेंजर लग रहा होगा, वो अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहा होगा, तो वो दूसरे देशों से शरण मांगता है।
कि हमको यहाँ रहना है रिफ्यूजी के रूप में, क्योंकि यहाँ वार चल रही है, कुछ और सिचुएशन चल रही है जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो रिफ्यूजी हो सकता है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, समझे। तो सरकार उनको अलाउ करती है, रिफ्यूजी होते हैं। अगर अगर देखोगे हिस्ट्री में रिफ्यूजियंस को, तो अफगान रिफ्यूजी देखो, अफगान रिफ्यूजी को, अफगान रिफ्यूजी जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की क्रूरता बढ़ते गई, तो सिख और हिंदू वहां से माइग्रेट किए थे, शरण लेने आए थे, तो हम लोग शरण उनको दिए। सेकंड पॉइंट आता बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, देयर लाइवलीहुड के लिए वो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो माइग्रेट करते हैं कि लाइवलीहुड इंक्रीज हो सके, बेटर जीवन जी सके। ये सारे घुसपैठियों को पकड़ा गया है पुलिसमैन के द्वारा। ये रोहिंग्या हैं बेचारे, ये रोहिंग्या। अब दिल्ली में इतनी जमीनों पर इनको, अब दिल्ली जाओगे ना तो मेट्रो से मैं देखता हूँ कि झोपड़पट्टी लगा लगा कर रोहिंग्या रह रहे हैं ऐसे ऐसे। दिल्ली गवर्नमेंट, अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट आई है बीजेपी सरकार, बहुत सारे रोहिंग्या को यहाँ से भगा है, तो ये रोहिंग्या रहते हैं। ये रोहिंग्या आए कहाँ से? राखीन स्टेट म्यांमार से आए हैं। इतनी वायलेंस हो रहा था वहाँ, सिक्योरिटी कंसर्न था, प्रोसिक्यूशन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने प्लान कर लिया, इधर आ गया। भाई ठीक है, आपकी समस्या, आप इधर आ रहे हो, लेकिन हमारी समस्या कौन सुनेगा? हम अपने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? जितना रिसोर्सेस हमारे पास है, उतना रिसोर्सेस में हम अपने लोगों को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कैसे करेंगे भैया? सर म्यांमार की सरकार को सोचनी चाहिए ना, लेकिन भगा दिए। इस पर यूएन सपोर्ट करती है रिफ्यूजी को लेकर, यूएन सपोर्ट करे, लेकिन हमारा कोई ऐसा स्टांस नहीं है सपोर्ट करने का, क्योंकि हम लोग, हमारा मोदी का कहना है कि इंडिया का बढ़ती हुई जनसंख्या है, और बढ़ती हुई जनसंख्या में एक अलग ही चैलेंज होती है भाई, और उस चैलेंज में और चैलेंज को पुट अप करना, दिस इज नॉट अ गुड वे, समझे। तिब्बतन रिफ्यूजी की भी देख लीजिए, 1959 में अपराइजिंग हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे तिब्बतन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आए। श्रीलंका तमिल रिफ्यूजी, श्रीलंकन सिविल वार हुआ था, तो बहुत सारे तमिल रिफ्यूजी आए, तो उनको एजुकेशन दिया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए। लेकिन ये भी उम्मीद हम लगाएं कि जब सिविल वार खत्म हो गया 2009 में, तो उनको वापस चला जाना चाहिए ना, कंसिडर सेफ फॉर रिटर्न, वापस जाना भी चाहिए कि बुरे वक्त पर हम सहारा दिए, अब वक्त सही आ गया तो आप अपने एरिया में चले जाए। वॉलेंट्री इंडियन रिफ्यूजी पॉलिसी अगर देखेंगे तो ये यूएन का रिफ्यूजी पॉलिसी है, यूएन बहुत सपोर्ट करती है रिफ्यूजी को, मानती है कि रिफ्यूजी है, प्रॉब्लम हुई इसलिए प्लान किए, तो यूएन सपोर्ट करती है, लेकिन हमारा कोई ऐसा स्टांस नहीं है। आई नॉट अ साइनेटरी टू द, हम लोग साइन नहीं किए 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को, 1960 रिफ्यूजी प्रोटोकॉल को भी साइन नहीं किए। कोई डेडिकेशन नहीं है हमारा नेशनल रिफ्यूजी लॉ की तरफ, क्योंकि हमने बता दिया था कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, कॉमन नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, पॉपुलेशन हाई है, पॉपुलेशन हाई है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम नहीं रख सकते आपको। इंडिया के एक अपना लॉ है, फॉरेनर्स एक्ट 1956, ये प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग फॉरेनर्स इंडिया, फॉरेनर्स के लिए प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब रिफ्यूजी है क्या है पता नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, जितने भी फॉरेनर्स के लिए लॉ बनाए गए कि फॉरेनर्स को सिटीजनशिप जो भी है, टर्मिनेशन एक्विजिशन मैटर रिलेटेड टू इंडियन सिटीजनशिप, अगर आपके पास वीजा वजह तो रही है, अगर वीजा समाप्त होगा तो फिर उससे अपडेट करिए, आराम से रह सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, समझे। यूपीएससी इंपॉर्टेंट व्यू से ये है, इंपॉर्टेंट है देख लेना कि इंडिया हैज नो डेडिकेटेड रिफ्यूजी लॉ, कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है। तो सवाल उठता है कि इंडिया एक सेपरेट रिफ्यूजी लॉ क्यों नहीं बनाता? मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज स्टेन आ सकती है, फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव हो सकता है, अलग से क्रिएशन करना पड़ेगा ना, उनको अलग से फूड देना पड़ेगा,
तो और चावल गेहूं एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ेंगे, हाउसिंग, हेल्थ केयर, जमीन दो, एजुकेशन दो। हमारे सरकारी बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो बाहर के बच्चों को कैसे एजुकेशन दो। सोशल कम्युनल वायलेंस, टेंशन बढ़ सकते हैं, डेमोग्राफिक कंसर्न आ सकता है, कंपटीशन विद लोकल कम्युनिटी साथ कंपटीशन हो सकते हैं, टैकलनेस से देखा जा सकता है कि कौन लोग आ गए भाई, कहाँ से आ गए, सब समस्या बढ़ सकती है, वायलेंस हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी के चांसेस आ सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी में क्या आएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ जाएंगे, आए कि इस मानसिकता से और वो गलत काम करने लगे तो क्राइम बढ़ जा सकता है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हो जाएगा गुरु, सबसे बड़ी बात है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। मान लो म्यांमार के हम लोग रोहिंग्या को सपोर्ट कर दिए, रहने दिए, और रोहिंग्या क्यों वहां से पलायन किए हैं, वहां की म्यांमार की सरकार उनको भगाए हैं, और उनकी रिफ्यूजी को हम सपोर्ट करेंगे तो उनकी सरकार हमारे साथ दोस्ती करेंगे ना ना। इसीलिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप यहाँ खराब हो जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमी इम्पैक्ट, सारे इकोनॉमी थे, लो स्किल जॉब्स, a large migrant population may increase competition for low skilled job in the local labor market. The economic impact is not only negative. Migrants and refugees can also provide labor, start business, contribute to economic activity. अभी है कि ठीक है, लेकिन मैं इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि माइग्रेंट्स आते हैं तो लेबर प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने को अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब से हमारे पास जनसंख्या ऐसा ठीक है भाई, अपने पास 1,40,000,000 की जनसंख्या है, कम है क्या? ज्यादा की रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा माइग्रेंट्स आते हैं ना तो लो स्किल जॉब ज्यादा क्रिएट होती है, हायर जॉब कम, क्योंकि नॉलेज की बेसिस पर है भाई। इंडिया के पास जो मेन चैलेंज है वही ह्यूमैनिटेरिज्म का है, मतलब पीपल जो फेस करेंगे जेन्युइन प्रोसिक्यूशन, उसको प्रोटेक्शन देने का, प्रोटेक्शन तो देना है ना। सब जो समस्या से फेस कर रहे हैं, तरह तरह का समस्या आता है, तुरंत सरकार को घेर लेते हैं कि ये कर नहीं कर रही सरकार, ये नहीं कर रही सरकार, वुमेन के प्रति ये हो रहा है, मैन मैन के प्रति ये हो रहा है, इतना मणिपुर में वायलेंस हुआ, दिस डेट दिस दोस करते रहते हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ने का चांसेस है। फिर डेमोग्राफिक और सोशल स्टेबिलिटी, अगर हमारे देश में शांति नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। हम लोग इतना लड़ते रहते हैं, बाहर के लोग और आकर इन्फ्लिट्रेशन कर देगा और उकसा देगा या कुछ कर देगा जिससे वायलेंस और तीव्र हो सकती है। इस चीज को देखते हुए हम लोग सचेत रहते हैं, खास करके गवर्नमेंट। तो यूपीएससी में एक मेंस का क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस इंडिया अप्रोच टुवर्ड्स रिफ्यूजी एंड लीगल माइग्रेंट्स, मतलब इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया का क्या सोच है रिफ्यूजी एंड इलीगल माइग्रेंट्स के प्रति। तो सोच मैंने बता दिया आपको पहले ही, आप देख सकते हो, ये शॉर्ट लाइन समरी है, आप इसे याद कर सकते हो। रिमेम्बरिंग, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।